इस वीडियो में आप यूपी टेट 2019 पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप यूपी टेट 2019 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप यूपी टेट में संस्कृत एज ए सेकंड लैंग्वेज ऑप्ट नहीं करना चाहते, उस कंडीशन में भी आपको ये वीडियो आवश्यक रूप से देखनी चाहिए, क्योंकि भले ही आप यूपी टेट में संस्कृत को स्किप कर सकते हैं, लेकिन सुपर टेट की परीक्षा में आपको अनिवार्य रूप से संस्कृत के 10 प्रश्नों को हल करना होता है। और अगर आप कंफ्यूज्ड है कि यूपी टेट में किस सब्जेक्ट को आपको ऑप्ट करना चाहिए एज ए सेकेंड लैंग्वेज, जिससे आपको सुपर टेट में हेल्प मिल सके, तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। प्रश्न में आपसे नदी के बारे में पूछा गया था। ये देखिए आपसे वचन पूछा गया था, तो यहाँ पर वचन कौन सा हो गया? बहुवचन हो गया। अगर प्रश्न में विभक्ति की बात की गई रहती तो आपका विभक्ति द्वितीय हो गया रहता, लेकिन सिर्फ वचन की बात की गई है, इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा बहुवचन। तो इसका उत्तर हो जाएगा नदी शब्द में प्रयुक्त वचन है, ऑप्शन नंबर 2 बहुवचन। अगला प्रश्न है, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। पुल्लिंग शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, और अकारांत का मतलब ये हुआ कि जो शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण उच्चारित होगा उसमें अ आना चाहिए। जैसे कि राम, तो राम बोल करके देखिए अंत में अ आ रहा है, राम अ आ रहा है ना। उसी प्रकार से देखिए फलम बोल करके देखिए फलम, फिर अ अंत में आ रहा है। तो ये सभी अकारांत के उदाहरण हैं। लेकिन आपसे पुल्लिंग भी पूछा है, तो यहाँ पर देखिए फलम जो होता है वो नपुंसक लिंग होता है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। उसके बाद से देखिए भानु, अंत में देखिए उ आ रहा है, तो ये आकारांत नहीं बल्कि उकारांत है, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। वाच भी आपका गलत होता है। और जो राम है, राम बोल करके देखिए राम अंत में आ रहा है, और राम पुल्लिंग भी है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा राम अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रेजते में संधि है। प्रेजते का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा प्रधन एजते, यानी कि जो प्र है उसमें अवर्णांत का उपसर्ग लग रहा है। जैसे कि आप बोल करके देखिए प्र अंत में अ आ रहा है, अवर्ण से वो समाप्त हो रहा है उपसर्ग, ठीक है। तो जब भी अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाली धातु आए तो उपसर्ग के अंत में अ का पर रूप अर्थात लोप हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधन एजते का हो जाएगा, जो अ अंत में वर्णांत आ रहा है उसको हटा करके ए की मात्रा लग जाती है, यानी कि प्र के ऊपर ए की मात्रा जब लगेगी तो क्या बन जाएगा? प्रेजते बन जाएगा। तो ये कौन सा संधि का उदाहरण है? तो ये है आपका पर रूप का, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए जो ओष्ठ होता है वो आपका प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, जैसे प फ ब भ म, तो इस वजह से ये कैंसिल हो गया। दूसरा देखिए दंत जो है वो त वर्ग का होता है, त थ द ध न, तो ये भी कैंसिल हो गया। चौथा देखिए तालु, तालु से आप किसका उच्चारण करते हैं? च वर्ग का, च छ ज झ य, तो ये भी कैंसिल हो गया। और जो बच गया ऑप्शन नंबर 3 दंतोष्ठ, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप व वर्ण बोल करके देखिए व, तो आपके जीभ का अगला हिस्सा जो है वो दंत से भी टच हो रहा है, और आपका जो होठ है वो बोल करके देखिए वो गोलाकार हो जा रहा है। तो इस वजह से जो मुख के अवयव हैं वो जिह्वा दंत को भी टच कर रही है, और आपका होठ जो है वो गोल भी हो जा रहा है, इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा दंतोष्ठ। दोस्तों यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट की परीक्षा हो, वर्णों का उच्चारण स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक प्रश्न इससे अनिवार्य रूप से आता ही आता है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिससे आप कुछ ही सेकेंड्स में उत्तर निकाल लेंगे कि किस मुख के अवयव से उच्चारित हो रहा है वो पर्टिकुलर वर्ण। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। अगला प्रश्न है, घुटने के लिए प्रयुक्त शब्द है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो उरु दिया गया है इसका मतलब होता है जांघ। ऑप्शन नंबर 2 जानू, इसका मतलब होता है घुटना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हनु मीन्स होता है जबड़ा, और ऑप्शन नंबर 4 जघन मीन्स भी होता है जांघ, ठीक है। तो यहाँ पर घुटने की बात की गई है, इस वजह से जानू ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को क्या कहते हैं? देखिए एकोन का मतलब होता है एक कम, और किससे एक कम? तो चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40, ठीक है। अब 40 से एक कम यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर 39 सही उत्तर होगा। दोस्तों किसी भी अंक को संस्कृत में क्या कहते हैं इसको विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं।
इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। स्क्रीन पर आप द्विशब्द के स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, ये विभक्ति हो गया प्रथमा और यहाँ पर हो गया स्त्रीलिंग, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वे हो जाएगा। द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप ऑप्शन नंबर 3 द्वे इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ददति रूप है। स्क्रीन पर आप दा धातु का लट लकार का विभक्ति रूप देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न में आपसे ददति के बारे में पूछा गया था। ददति प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार का रूप है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। अगला प्रश्न है, गुरुपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है। गुरुपदेशः शब्द का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा गुरु धन उपदेशः। गुरु शब्द का अंतिम वर्ण उ और उपदेशः शब्द का प्रथम वर्ण उ मिलकर के बड़ा उ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब समान वर्ण मिलकर के अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं या फिर अपने ही रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि बोलते हैं। जैसे कि आपने इसका सूत्र भी पढ़ा होगा कि अक सवर्णे दीर्घा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा आपका? दीर्घ संधि इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परा। अगर संस्कृत में कुल उपसर्ग की बात की जाए तो कुल 22 उपसर्ग होते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन कुत्र, ये एक उपसर्ग नहीं बल्कि ये एक अवयव होता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया। यदा भी अवयव है और यत्र भी अवयव है। प्रश्न में आपसे उपसर्ग पूछा गया था और उपसर्ग ऑप्शन नंबर 3 परा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सर्वः इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगर देखिए, सर्वः का मतलब होता है समस्त या फिर सभी लोग। अगर मैं बोलूं राम, श्याम, मोहन और इनको एक साथ अगर बोलना रहे तो मैं बोल दूंगा सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वः का मतलब समस्त के सेंस में लिया जाता है और राम, श्याम, मोहन जो थे वो संज्ञा थे और इन्हीं के स्थान पे सर्वः यानी समस्त सभी लोगों की चर्चा की जा रही है। इस वजह से सर्वः जो होगा वो सर्वनाम शब्द होगा। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 में जो स्थूल दिया गया है और ऑप्शन नंबर 3 में जो पुत्र दिया गया है, ये दोनों जो है वो संज्ञा हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया है ये अवयव शब्द है। प्रातः जो है अवयव शब्द है। इस वजह से ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते और ऑप्शन नंबर 2 सर्वः इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंजर शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हाथी। हाथी को संस्कृत में कुंजर भी कहा जाता है। हिरण देखिए, हिरण को संस्कृत में मृग कहा जाता है। सर्प को सर्पः कहा जाता है और सुअर को शुक्रः कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है। स्क्रीन पर आप मातृ शब्द का विभक्ति रूप देख पा रहे होंगे। प्रश्न में आपसे तृतीय विभक्ति पूछा था और एक वचन पूछा था। देखिए, तृतीय विभक्ति और एक वचन में रूप क्या हो जाएगा? मातृ का मात्रा हो जाएगा। मातृ शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप ऑप्शन नंबर 1 मात्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुबंधु की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वासव दत्ता। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 मेघदूतम की, तो ये कालिदास की रचना है और ऑप्शन नंबर 3 स्वप्न वासवदत्तम ये भास की रचना है और ऑप्शन नंबर 4 अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास की रचना है। प्रश्न में आपसे सुबंधु की रचना की चर्चा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 वासव दत्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो ऑप्शन नंबर 1 लिरी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोधूम शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गेहूं। चावल की बात की जाए तो संस्कृत में चावल को तंडुलह कहते हैं। गाय का दूध को संस्कृत में गोदुग्धम कहते हैं और गदहा को संस्कृत में खर या फिर वैशाख नंदनम या फिर गर्दभा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 नमस्ते इसका सही उत्तर हो जाएगा। नमस्ते का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो नमः धन ते आएगा, यानी कि विसर्ग आ रहा है जिसकी वजह से इसमें विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन नंबर 4 नमस्ते सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 25। जैसा कि आपको ज्ञात होगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सबके जो 5-5 वर्ण होते हैं उन्हीं को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब मुख से उच्चारित होते हैं तो मुख के विभिन्न अवयवों से ये हवा टकरा करके बाहर निकलती है, इसी वजह से इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या फिर जो जिह्वा होती है वो भी उन
पर्टिकुलर मुख के अवयव से टच होती है, जिसकी वजह से इसको स्पर्श कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। जैसे क वर्ण के 5 वर्ण, उसी प्रकार से च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के 5 वर्ण, त वर्ग के 5 वर्ण और प वर्ग के 5 वर्ण, इन सबको मिलाकर के 25 इनकी कुल संख्या होती है। अगला प्रश्न है, बालिका इस पद में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टाप प्रत्यय। अब कैसे, इसको समझिए। बालक शब्द में टाप प्रत्यय जुड़ करके बालिका बना है, इसी वजह से टाप प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब भी हम किसी पुरुषवाचक शब्द में आ जोड़ करके अगर उसमें हम लोग स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि बालक शब्द पुरुषवाचक शब्द था, उसमें आ जोड़ करके बालिका बना, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो इसके लिए हमेशा टाप प्रत्यय का यूज किया जाता है। इसमें जो ट और प वर्ण होते हैं उनकी इति संज्ञा हो करके इसका लोप हो जाता है और अंत में सिर्फ आ का ही उच्चारण निकल करके आता है। जैसे बालक था तो उसमें आ जोड़ करके बालिका बन गया। अब जैसे एक और शब्द देखिए, गंग है, तो उसमें टाप प्रत्यय जोड़ देंगे तो आ की मात्रा अंत में जुड़ेगी, तो गंग का गंगा हो जाएगा। इसी प्रकार से बाल अगर मूल शब्द है उसमें टाप प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बाल में अंत में आ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बाला हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखिए, पालक है तो उसमें टाप प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो पालिका हो जाएगा। यानी कि आ अंत में जोड़ करके पुरुषवाचक शब्द को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया जाता है टाप के माध्यम से। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालिका। इस पद में प्रत्यय क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 टाप इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पर्यंत में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 परि। परि धन अंत मिलकर के पर्यंत बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मनोरथः में संधि है, ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनोरथा का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन रथा होगा, इस वजह से इसमें विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नेत्राभ्याम अश्रुणि पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंचमी। अब पंचमी क्यों होगा इसको समझिए। नेत्राभ्याम अश्रुणि पतंती, इसका अर्थ होगा कि आंखों से आंसू गिरते हैं। अब जो आंसू हैं वो आंखों से गिर करके अलग हो रहे हैं, ठीक है। और नेत्राभ्याम में आपसे विभक्ति पूछा गया है, जब भी अलग होने की स्थिति होती है तो वहां पर आपादान कारक होता है और उसकी विभक्ति होती है पंचमी विभक्ति। इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंचमी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अश्नि शब्द है, तो अश्नि शब्द का प्रयोग कभी कभी स्त्रीलिंग के रूप में भी किया जाता है और पुल्लिंग के रूप में भी किया जाता है। और आयोग ने भी यूपी टेट 2019 के रिवाइज्ड आंसर की में ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों को सही माना था। तो अश्नि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य है। तया जो है वो कर्ता है, ठीक है, और कर्ता यहाँ पर तृतीय विभक्ति में है। और जब भी कोई कर्ता किसी वाक्य में तृतीय विभक्ति में होता है तो वहां पर कर्मवाच्य होता है, इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, यूप दारू पद में समास है, तो जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो के लिए का लोप हो रहा है, ठीक है, और के लिए में चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक के साथ के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास आपका उत्तर हो जाएगा। यूपदारू में समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर जो कारक चिन्ह है के लिए उसका विलोप हो रहा है और जो कि चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है, तो उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न एक गद्यांश पर आधारित है, इसमें कुल 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। गद्यांश को हमेशा सॉल्व करने से पहले आप एक बार प्रश्न पर जरूर नजर डाल लें ताकि आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है, ठीक है, और इसी में अगला प्रश्न आपको ये दिया गया है, देखिए स्क्रीन पर, कि उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। समाजे सर्वत्र दुर्जनाः पीड़यन्ति जनान्, यानी कि समाज में सभी जगह दुर्जन लोग लोगों को पीड़ित करते हैं। यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका, हालांकि सज्जनों की संख्या अधिक है, तथापि दुर्जना एवं प्रबलाः इति महदाश्चर्यम्, फिर भी दुर्जन लोग अधिक प्रबल दिखते हैं। यतो ही सज्जनां प्रायः तटस्था भवन्ति, यह इसलिए होता है कि सज्जन लोग प्रायः तटस्थ होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहीं पर आपके दोनों उत्तर मिल गए। पहला प्रश्न ये था कि समाज में किनकी संख्या कम है, तो यहाँ पर देखिए पहले लाइन में लिखा गया है यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका, यानी कि हालांकि सज्जनों की संख्या अधिक है। अब जब सज्जनों की संख्या अधिक है तो कम किसकी होगी? दुर्जनों की संख्या कम होगी। तो 86 का ऑप्शन नंबर 4 दुर्जनों की संख्या कम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर आप लोग लगाएंगे दुर्जनों की संख्या कम है।
अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? तो इसका गद्य के अनुसार हमने उत्तर पढ़ा, क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। अगले दो प्रश्न भी पद्य पर आधारित हैं, तो सबसे पहले प्रश्नों को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें यह बोला जा रहा है कि इस श्लोक का भाव क्या है, ठीक है, और ये एक बार आप ऑप्शंस पर जल्दी नजर डाल लेंगे। उसके बाद से अगला प्रश्न है, उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य क्या है? तो चलिए अब इस श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक आपको ये दिया गया है, महान वृक्षो जायते वर्धते च, यानी कि जो बड़े वृक्ष होते हैं, महान पेड़ होते हैं, वो अपने से पैदा हो जाते हैं और अपने से ही वृद्धि कर जाते हैं। मतलब उनको खास पालन पोषण की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं में ही उत्पन्न होते हैं और स्वयं में ही बड़े हो जाते हैं। तम चैव भूतानी सम्राशयन्ति, यानी कि उन सभी पेड़ों पर भूतानी, भूतानी का मतलब यहाँ पर क्या है, प्राणी से संबंधित है, क्योंकि उस पेड़ों पर बहुत से प्राणी आश्रय लेते हैं। यदा वृक्ष अच्छिद्यते दह्यते च, यानी कि यदि हम लोग वृक्ष को काटते हैं या फिर जलाते हैं, तदाश्रया अनिकेता भवंती, तो वो सभी जो आश्रय लेने वाले थे वो एक तरीके से पेड़ों के नष्ट होने की वजह से निराश्रित हो जाते हैं, यानी कि उनका घर समाप्त हो जाता है। तो अब चलिए, अब पहला प्रश्न ये पूछा था कि इस श्लोक का भाव क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 में देखें कि प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कि जो प्राणी वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। इसी में अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि भूतानी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो हमने पढ़ा कि भूतानी का मतलब क्या हो रहा था, प्राणी हो रहा था जो वृक्ष पर आश्रित थे। अगला प्रश्न है, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? प्रश्न में आपसे मध्यम पुरुष और एक वचन का पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा भव या फिर भवतात। ऑप्शन में देखिए भव दिया गया है, तो भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, भव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपका संस्कृत पार्ट यूपी टेट 2019 पेपर का पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप यूपी टेट के अन्य पार्ट के कंप्लीट सोल्यूशन को देखना चाहते हैं और सुपर टेट के अन्य पेपर्स को देखना चाहते हैं, जो कि 69,000 और 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए कंप्लीट कराया गया था, उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।